Hello everyone, today we are going to solve sample paper number 2 class plus 2 physics for term 2nd जनरल इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे और उन 12 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, व्हाट internal choice have been provided in 1 questions of 2 marks and 2 questions of 3 marks. You have to attempt only one of the choice in such questions. So let us start with section A. Question number 1, part A. Mention the important considerations required while fabricating a p-n junction diode to be used as a light emitting diode, that is LED. इन दिस क्वेश्चंस हमने मेंशन करनी है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फैब्रिकेटिंग अ पी-एन जंक्शन डायोड टू बी यूज्ड एज अ लाइट इमिटिंग डायोड। जब हम लाइट इमिटिंग डायोड के केस में पी-एन जंक्शन डायोड का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड होगी वो हमने बतानी है। ए पार्ट का आंसर हो जाएगा देयर इज अ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू limit the current in LED. Therefore, a resistor must be used in series with the LED to avoid any damage to it. LED के केस में very small resistance होती है to limit the current और जिसके कारण क्या है डैमेज का खतरा रहता है, जो LED जो है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए हम LED के साथ हम सीरीज में एक रजिस्टर का यूज करते हैं। The reverse breakdown voltage of LED are very low, typically around 5 volt. So care should be taken while fabricating a p-n junction diode so that the p side should only attach to the positive of the battery and vice versa, as LED easily get damaged by a small reverse voltage. जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी LED की वो वेरी लो होती है और वो टिपिकली कितनी होती है 5 वोल्ट की। और इसलिए हमें केयर शुड बी टेकन जब हम पी-एन जंक्शन डायोड को बनाएंगे तो जो पी साइड होगी डायोड की हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और जो एन साइड होगी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि एलईडी जो है वो डैमेज हो जाती है वाई स्मॉल रिवर्स वोल्टेज के द्वारा। अगर हम रिवर्स वोल्टेज लगा देंगे तो एलईडी जो है डैमेज हो जाएगी। बी पार्ट, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ एन एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रेंज। अगर कोई एलईडी है और वो लाइट एमिट करे विजिबल रेंज में तो उसके लिए हमारे पास जो बैंड गैप होगा इन केस ऑफ एलईडी वो हमें कितना चाहिए। सो इसके लिए आंसर हो जाएगा आंसर ऑफ बी पार्ट, द सेमीकंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडीज मस्ट हैव एट लीस्ट अ बैंड गैप ऑफ 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज अबाउट 0.4 millimeter to 0.7 millimeter, that is about 3 electron volt to 1.8 electron volt। जो सेमी कंडक्टर है जिसका हम यूज़ करेंगे एलईडी बनाने के लिए जिसके कारण जो है वो लाइट एमिट करे विजिबल रीजन में, तो इसके लिए जो एनर्जी गैप होगा वो हम लेंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है विजिबल लाइट की वो अबाउट होती है कितनी 0.4 मिलीमीटर टू 0.7 मिलीमीटर, दैट इज अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 electron volt. Question number 2. A beam of light converges at point P. Now a convex lens is placed in the path of a convergent beam at 15 cm from the point P. At what point does the beam converges if the convex lens has a focal length of 10 cm? एक बीम ऑफ लाइट है जो कन्वर्ज कर रही है एट पॉइंट P के ऊपर और जो
रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है, अगर उसके पाथ में हम एक कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देते हैं जो कि पी पॉइंट से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो जो हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी। अगर जो कन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बना है। सेकंड का आंसर, हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट थी वो कहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी, और जो पाथ ऑफ रे है उसके पाथ में हमने ये कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, और ये हमारे पास पी पॉइंट से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने जो इमेज बनेगी इसके द्वारा, मतलब जहाँ पे कन्वर्ज करेंगी रेज, वो मान लो कहाँ पे, यहाँ पे आई के ऊपर यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है हमने वी निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास U15 है, तो जो फोकल लेंथ थी कन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर, U आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, V निकालना है, तब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 1/V इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/F। 1/U को इस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/U की जगह 15 भर दिया और F की जगह 10, एलसीएम दोनों का 30, और इधर 5/30 दैट इज 1/6। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के ऊपर वो रे ऑफ लाइट जो कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंक्ट बिटवीन ए मेटल एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। हमने मेटल और इंसुलेटर को डिस्टिंक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल लेते हैं। फॉर मेटल द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड कैन हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट इज पार्शियली फिल्ड with an extremely small energy gap between the balance and conduction band, or it is empty with the two bands overlapping each other as shown in the figure. मेटल के केस में बैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होगा और जो कंडक्शन बैंड जो होंगे वो पार्शियली फील्ड होंगे, और या फिर कंडक्शन बैंड और जो हमारे पास बैलेंस बैंड है ये आपस में ओवरलैप करेंगे इन केस ऑफ मेटल। ऑन अप्लाइंग इवन एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ मेटल, सो मेटल जो है कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। मींस जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण क्या है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऑन द अदर हैंड अब हम इंसुलेटर के लिए देखते हैं। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है किसके बीच में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो काफ़ी लार्ज होता है। ये हमारे पास होता है इजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड में वो इतनी एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो बैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में से चले जाएँ। सो दैट्स वाई नो करंट इज फ्लो थ्रू द इंसुलेटर। You may write it in this way. For insulator, the energy gap between the conduction and balance band is very large. Also, the conduction band is partially empty, as shown in this figure. When electric field is applied across the solid, the electron find it difficult to acquire such a large amount of energy to reach the conduction band. Thus, the conduction bands continue to be empty. This is why no current is flow through the insulator. Next, section B, question number 4. Write the two processes that take place in the formation of a p-n junction. Explain with the help of a diagram the formation of depletion region or variant potential in a p-n junction. Question में given है, जब p-n junction फॉर्म होता है तो इन दैट केस 2 प्रोसेस जो वो टेक्स प्लेस करती है उनका हमने नाम बताना है, और साथ में हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ p-n junction diode. Answer of question number 4. The process that takes place in the formation of p-n junctions are diffusion and drift. जब हमारे पास p-n junction डायोड फॉर्म होता है इन दैट केस 2 प्रोसेसेस जो हैं, एक डिफ्यूजन और दूसरी ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये हमारे पास एक p-n junction डायोड है और ये इसकी p साइड होगी और दिस इज n साइड, और
जब फॉरवर्ड वाइसिंग होगी, फॉरवर्ड वाइसिंग मीन्स जब पी साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड पी एन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, जब पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइस होगा, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन होंगे एन साइड में वो डाइफ्यूज होंगे पी साइड की तरफ, ठीक है। सो इस तरह से देर आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन एन साइड, और जो ये होल्स जो हैं वो हमारे पास जो जंक्शन के पास जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और पी साइड में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके कारण जो एक बैरियर जैसा बन जाएगा थ्रो जंक्शन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह से हमारे पास ये एक लेयर जैसी बन जाएगी, एंड दिस लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर, दिस इज वी नॉट, and it is known as the potential barrier. You may write in this way: when p-n junction is forward, then at the junction free electrons from n side diffuse over to p side, thereby filling in the holes in p side. Due to this, a layer of positive charge is built on n side and a layer of negative charge is built on a p side of the p-n junction. This layer sufficiently grow up within a very short time of the junction being forward, preventing any further movement of the charges, that is electron and holes, across the junction. Thus a potential difference V naught of the order of 0.1 to 0.3 volt is set up across the PN junction, called potential barrier or junction barrier. The thin region around the junction containing immobile positive and negative charges is known as the depletion layer. Question number 5. The maximum kinetic energy of the photoelectron emitted is double when the wavelength of light incident on the photosensitive surface changes from lambda 1 to lambda 2. Deduced expression for the threshold wavelength and the work function for the metal surface in terms of lambda 1 and lambda 2. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो डबल हो जाएगी जब हमारे पास जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जो चेंज करेगी लैम्डा 1 टू लैम्डा 2। तो हमने एक्सप्रेशन निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शंस फॉर द मेटल सरफेस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। सिंस hc over lambda is equal to k maximum plus 5 for case first, जब हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो एच सी ओवर लैम्डा 1 इज इक्वल टू के प्लस एच सी ओवर लैम्डा टी। दिस इंप्लाइज एच सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा टी। दिस इज इक्वल टू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड के लिए जब वेवलेंथ 2 है एच सी ओवर लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू 2k प्लस एच सी ओवर लैम्डा टी। दिस इंप्लाइज एच सी 1 over lambda 2 minus 1 over lambda t. This is equal to 2k. This is equation number 2. Substitute equation 1 in 2. We get hc 1 over lambda 2 minus 1 over lambda t. This is equal to 2hc 1 over lambda 1 minus 1 over lambda t. This implies lambda t is equal to lambda 1 lambda 2 over 2 lambda 2 minus lambda 1. This is the expression. Question number 6. Calculate for how many years will the fusion of 2.0 kg deuterium kept 800 watt electric lamps glowing. Take the fusion reaction as हीलियम साथ में एक न्यूट्रॉन्स और एनर्जी जो रिलीज हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गिवन है हमारे पास। मास जो है 2 किलोग्राम है और पावर जो है 800 वॉट। हियर 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। दिस इज इक्वल टू 5.232 into 10 raised to power minus 13 joule.
सो एनर्जी पर न्यूक्लियाई दिस इज इक्वल टू 5.232 मल्टीप्लाई 10 की -13 डिवाइड बाई 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.616 इंटू 10⁻⁻13 जूल। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम इन 2 kg, वो हमारे पास आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26 एटम। सो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 की 26 मल्टीप्लाई 2.616 मल्टीप्लाई 10 की -13। जब सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 15.75 मल्टीप्लाई 10 की 13 जूल आ जाएगा। सो पावर निकालिए, पावर होती है हमारे पास एनर्जी अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू एनर्जी ओवर पावर। तो एनर्जी हमारे पास हमने निकाल ली है, वो हमारे पास है 15.75 मल्टीप्लाई 10 की 13 डिवाइड बाई पावर हमारे पास गिवन है 800 है, डिवाइड बाई 800 तो हमारे पास आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻11 सेकेंड। और दिस इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई सेकंड के हम अब ईयर बनाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। दिस इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻3 years। Next question number 7. The electric field of an electromagnetic waves in free space is given by E vector is equal to 10 cos 10⁻7t plus kx j volt per meter, where t and x are in second and meter respectively. Find the wavelength and the wave number k. Electromagnetic waves जो हमारे पास फ्री स्पेस में है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 10 cos 10⁻7t प्लस kx j वोल्ट पर मीटर, जहां पे हमारे पास t जो है वो टाइम है और सेकंड में दिया है, x जो है वो हमारे पास डिस्टेंस होगी, वो हमारे पास मीटर में है, और हमने वेवलेंथ और वेव नंबर निकालना है इन दिस केस। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड। 7 का आंसर हो जाएगा, गिवन है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो E इज इक्वल टू 10 cos 10⁻7t प्लस kx। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, वो हमारे पास है E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t प्लस kx, और यहाँ पे E0 कितना है, दिस इज 10 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, और ओमेगा कितना है 10⁻7 रेडियन पर सेकंड, बिकॉज C जो होता है दिस इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू की जगह हम ओमेगा ओवर 2 पाई भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा C इज इक्वल टू ओमेगा लैम्डा ओवर 2 पाई। अब रीअरेंज करेंगे, लैम्डा तो यहाँ पे रहेगा और ओमेगा डिवाइड बाय जाएगा और 2 पाई C के साथ मल्टीप्लाई, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई C ओवर ओमेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई C, स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू भर देंगे 3 इंटू 10⁸8 ओवर 10 की 7, और पाई की 3.14 भर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसको सॉल्व करके 188.4 मीटर। आल्सो हम जानते हैं C इज इक्वल टू ओमेगा ओवर K होता है, और रीअरेंज कर देंगे तो K इज इक्वल टू ओमेगा ओवर C बन जाएगा, ओमेगा की 10⁻7 वैल्यू भर देंगे डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸8, दिस इज इक्वल टू 0.033 रेडियन पर मीटर, एंड द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग y डायरेक्शन। सो इन दिस वे जो वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हमारे पास आ जाएगी 188.4 मीटर, और जो वेव नंबर होगा k वो हमारे पास आ जाएगा 0.033 रेडियन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट, द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ ए वेव ऑफ लाइट इज bx इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, साइन 1.57 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स y प्लस ओमेगा t। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वेव ऑफ लाइट का Vx हमारे पास ये गिवन है, हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालनी है। और पार्ट का आंसर हमारे पास गिवन है Vx इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻6 टेस्ला, साइन 1.57 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स y प्लस ओमेगा t। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, Vx इज इक्वल टू V0 साइन ky प्लस ओमेगा t।
सो यहाँ पे जो बी नॉट है हमारे पास क्या बन जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिलेशन होता है I इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट वी नॉट का स्क्वायर सी। दिस इज इक्वल टू, अभी बी नॉट की हम वैल्यू भर देंगे यहाँ से, और सी स्पीड ऑफ लाइट की भी भर देंगे, साथ में म्यू नॉट हमारे पास कितना है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻7 होती है इसकी वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1.9 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.9 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, dictate the phenomena of a total internal reflection applied in cable fiber optics। जो केबल ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उसमें जो फिनोमेना जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अबाउट 1.7। जो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो बने होते हैं वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास के, और जिसको हम क्वार्ट्स बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.7। A light beam incident on one end of the optical fiber at a proportionate angle reflect into the fiber and undergoes repeated total internal reflection. This is because the angle of incidence is greater than the critical angle. The beam of light is received at other end of fiber with nearly no loss in intensity. To send a complete image, the image of different portion is sent to separate fiber and thus a complete image can be transmitted through an optical fiber। जब कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी ऑप्टिकल फाइबर में, मान लो हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बन गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 होगा, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो। अगर यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगी तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करती है इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इस तरह से हम जो सिग्नल जो है उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सेंड कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग द इन द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 9, deduce with the help of Young's arrangement to produce interference pattern and an expression for fringe width। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में हमने इंटरफेरेंस पैटर्न्स को शो करना है और साथ में एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिंज विड्थ के लिए। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, हमने यहाँ पे एक ये सोर्स ले लिया जो कि लाइट बीम इमिट कर रहा है। इस सोर्स के सामने हमने दो स्लिट्स लगा दी S1 और S2, यहाँ से लाइट बीम्स निकलेंगी और ये हमारे पास एक स्क्रीन है जो कि इन दो स्लिट्स S1 और S2 से डी डिस्टेंस के ऊपर है। मान लेते हैं जो यहाँ से जो लाइट वेव्स जो है वो यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न टेक्स प्लेस करेगा और वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे S2PB और S1PA। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। और जब इस ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। और फिर हम S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अभी हमारे पास S2B किसके बराबर है, D के बराबर है, तो ये जाएगा D स्क्वायर। और PB ये किसको मिला के बन रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा X प्लस D/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस अभी S1A स्क्वायर, S1A किसके बराबर है, दिस इज, और जो PA किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी X माइनस D/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास X माइनस D/2 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारे को तो हमारे पास आ जाएगा ये 2XD और यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसको लिख देंगे हम
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैथ का फॉर्मूला लग जाएगा S2P माइनस S1P और इधर S2P प्लस S1P। ठीक है, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू जो ये है इसको हम डिवाइड बाई कर देंगे यहाँ पे, और हमारे पास जो S1P अप्रॉक्सीमेटली S2P और दिस इज इक्वल टू D के बराबर हम मान के चलेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा P इज इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD ओवर 2D, तो P इज इक्वल टू XD ओवर D हो जाएगा। और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस P इज इक्वल टू XD ओवर D, दिस इज इक्वल टू N लैम्बडा, और X इज इक्वल टू N D लैम्बडा ओवर D आ जाए, वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। Position of dark fringes for destructive interference. P is equal to XD over D. This is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Or X is equal to 2n minus 1 D lambda over 2D. Where n is equal to 1, 2, 3. Of a dark fringe, this is equal to separation between two consecutive bright fringes. This is equal to xn minus 1. This is equal to n D lambda over D minus n minus 1 D lambda over D. This is equal to D lambda over D. So in this way, width of the bright fringe, this is equal to separation between the two consecutive dark fringes. ये भी हमारे पास d lambda over d आ जाएगा, तो in this case जो fringe width आ जाएगी बीटा is equal to d lambda over d. Question number 9 or part, using Huygens principle obtain the law of refraction at a plane interface when light passes from a rare to a denser medium. क्वेश्चन में गिवन है हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है बाय यूजिंग द ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड। और पार्ट का आंसर, हमने स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ड्राइव करना है बाय यूजिंग द ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इसके लिए हमने एक पी डैश सरफेस ले लिया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 और 2 को। मीडियम 1 जो रेयर मीडियम है और 2 मीडियम जो है डेंसर मीडियम है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 1 वो v1 है, और जो मीडियम 2 है डेंसर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। मान लो कोई ए बी जो है दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा वेव फ्रंट के लिए, और इसके द्वारा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा EC इन द डेंसर मीडियम आ गया हमारे पास। ठीक है, जब EC रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर्म होगा तो यहाँ से जो वेवलेट्स जो है B से C तक पहुँचेंगे, तो यहाँ से जो डिस्टेंस कवर होगी BC, दिस इज इक्वल टू वो हमारे पास आ जाएगा V1T, और यहाँ से AE हम निकाल लेंगे तो AE इज इक्वल टू V2T। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राइंगल लेंगे ABC, यहाँ पे एंगल I आ रहा है, तो साइन I हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BC, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आएगा AC। और ट्राइंगल ACE में से जब हम साइन R लेंगे तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा AE, और जो हाइपोटेन्यूज आएगा AC। साइन I इज इक्वल टू BC ओवर AC, दिस इज इक्वल टू BC हमारे पास V1T है ओवर AC हो जाएगा, एंड साइन R इज इक्वल टू AE ओवर AC, और AE हमारे पास V2T है ओवर AC, वेयर I एंड R आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। अब हम रेशियो लेंगे साइन I ओवर साइन R, सो दिस इज इक्वल टू V1 ओवर T ओवर AC मल्टीप्लाई AC ओवर V2T। AC के साथ AC कट जाएगा, साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू V1 ओवर V2। इफ C रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन μ1 इज इक्वल टू C ओवर V1 हो जाएगा, एंड μ2 इज इक्वल टू C ओवर V2। दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल टू C ओवर μ1 एंड V2 इज इक्वल टू C ओवर μ2, where μ1 and μ2 are the reflected indices of the medium 1 and 2. So sin I over sin R is equal to C over μ1 over C over μ2, C के साथ C कैंसल, और sin I over sin R μ2 पर चला जाएगा, μ2 over μ1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
Question number 10. The energy levels of a hypothetical atom are shown in the given figure. Which of the shown transition will result in the emission of a photon of wavelength 275 nanometer? Which of these transition correspond to emission of radiation of first maximum and second minimum wavelength? कोई एटम जो है उसके लिए एनर्जी लेवल हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजिशंस, और जो फोटोन एमिशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ हमारे पास 275 नैनोमीटर आ रही है। तो जो ये सारी ट्रांजिशन है इनमें से जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होगी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी उसकी वेवलेंथ फॉर विच ट्रांजिशन, वो हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, जब n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब n2 है -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब n इज इक्वल टू 3 है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब 4 है तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास ये A, B, C और D। द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम स्टेट n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 इज लैम्डा इज इक्वल टू hc ओवर E4 माइनस E2। h की वैल्यू भर देंगे हम, c की भरेंगे, फिर E4 जो है हम वो हमारे पास है 0 और 2 हमारे पास -4.5। जब रेडिएशन एमिट होगी और कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, जो रेडिएशन उनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इस रिलेशन का यूज़ करके हम करेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू भर दोगे सारी, तो h की जगह आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, h होता है प्लैंक कांस्टेंट ना, 3 इंटू 10⁸ आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, और E4 हमारे पास 0 है और E2 -4.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इस सभी को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 275 नैनोमीटर। हेंस ट्रांजिशन शोन बाय द एरो B correspond टू द एमिशन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ इमिट होगी इस ट्रांजिशन के लिए B के लिए वो वेवलेंथ होगी 275 नैनोमीटर। सो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे हम, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फ्रॉम स्टेट N4 टू N इज इक्वल टू 3 इज 4 से 3 के लिए मैक्सिमम आ जाएगी A के केस में। तो यहाँ पे फार्मूला वही, लैम्डा इज इक्वल टू hc ओवर, अभी वहाँ पे 4 के लिए एनर्जी है 0 और थर्ड के लिए हमारे पास जब n इज इक्वल टू 3 है तो -2 है। तो इस तरह से अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे E की जगह भर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब सॉल्व करोगे 618 नैनोमीटर आ जाएगी, ठीक है, जो मैक्सिमम। इस तरह से मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब हमारे पास थर्ड में से फर्स्ट में जाएगा, ठीक है, फोटोन। तो यहाँ पे E जो आपके पास फर्स्ट -2 हो जाएगा टू -10। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू भर दी, c की भर दी, और यहाँ पे -2 टू -10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगी 155 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, टू सिमिलर थिन इक्विकन्वेक्स lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with glycerine which has the same refractive index mu is equal to 1.5 as that of a glass. Then the equivalent focal length of the lens is f2. Find the ratio of f1 and f2. क्वेश्चन क्या है, दो लेंसेज हैं और इक्विकन्वेक्स हैं जिनकी फोकल लेंथ जो है प्रत्येक की स्मॉल f है और उन दोनों को कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। तो इन दैट केस जो उनकी फोकल लेंथ बनती है कॉम्बिनेशन की f1, फिर जो हमारे पास जो स्पेस होगा बिटवीन टू लेंसेज उसमें हम ग्लिसराइन को प्लेस कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या जाएगी f2। तब हमने उसके बाद जो है रेशियो निकालनी है f1 to f2।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, यहाँ पे हम लेंस मेकर फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r। दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 2/r, दिस इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा। Two similar equiconvex lenses of focal length f each are held in contact with each other. The focal length f1 of the combination is given by 1/f1 is equal to 1/f plus 1/f. This is equal to 2/f. So f1 is equal to f by 2 r/2. This is 1. For glycerine in between lenses, there are 3 lenses, 1 concave and 2 convex. Focal length of the concave lens is given by 1/f dash is equal to 1.5 minus 1 minus 2/r. This is equal to minus 1/r. Now equivalent focal length of the combination is 1/f2 is equal to 1/f plus 1/f dash plus 1/f. तो 1/f2 is equal to 1/r minus 1/r plus 1/r. This is equal to 1/r. तो f2 किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। सो हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1/2, वी गेट f1/f2 is equal to 1/2। जब दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में किया गया जिनकी फोकल लेंथ है एफ एफ, तो हमारे पास जो f1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन वो हमारे पास आ गई r/2। और जब हम इन दोनों लेंसेज के बीच में क्या करेंगे, ग्लिसराइन को डालेंगे, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये 2 कन्वेक्स लेंस और एक ये कन्वेक्टिव लेंस बन जाएगा। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ f डैश मान ली। सो इस तरह से 1/f2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f डैश प्लस 1/f। तो हमारे पास f2 r के बराबर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम f1 और f2 को डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा आंसर। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12, केस स्टडी। और जो केस स्टडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है। ऑल the known radiations from a big family of electromagnetic waves which stretch over a large range of wavelengths. Electromagnetic waves include radio waves, microwaves, visible light waves, infrared rays, ultraviolet rays, X-ray and gamma rays. The orderly distribution of the electromagnetic waves in accordance with their wavelength or frequency into distinct groups having widely differing property इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर है। जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स सारा आ जाता है। ठीक है, और हम इनको जो है जो इनका ऑर्डर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वेवलेंथ ऑफ द सन इज यूज्ड फाइनली एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ए ऑप्शन रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन इंफ्रारेड वेव्स, सी ऑप्शन विजिबल लाइट, डी ऑप्शन माइक्रोवेव्स। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, infrared waves. Infrared rays can be converted into electrical energy as in solar cell. Second part, which of the following electromagnetic radiation have the longest wavelength? A option X-rays, B option gamma rays, C option microwaves, D option radio waves. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें से किसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है? तो इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडियो वेव्स। थर्ड पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है? ए ऑप्शन एक्स रेज, बी ऑप्शन गामा रेज, सी ऑप्शन कैथोड रेज, डी ऑप्शन इंफ्रारेड रेज। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ? ए ऑप्शन एक्स रेज, बी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट रेज, सी ऑप्शन गामा रेज, डी ऑप्शन कॉस्मिक रेज। सो इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास गामा रेज होती हैं उनकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। फिफ्थ पार्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज।
जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज होती हैं, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज, इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, माइक्रोवेव्स, उसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रेज।